हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आरएनए एंड डीएनए का स्ट्रक्चर। तो चलो पहले देखते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए उसका फुल नेम क्या है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे पहले बेसिक कंटेंट एज शुगर। पहले तो ये है शुगर। इसमें कौन सी शुगर होगी? रिबोज शुगर यूज होगी। लेकिन शुगर के साथ यहाँ पे हम बेस जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। बाकी के ऐसे लिख देते हो OH H OH H H CH2OH। तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड। बाद में हमने क्या किया था? फॉस्फोरिक एसिड के साथ जोड़ दिया था तो क्या बन गया था? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ऐसे यहाँ पर भी एक 5 मेंबर के साथ भी था, वैसे यहाँ पे भी एक डाउन साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH2H। यहाँ एक फिर से लिंकेज होगी। ये 3 नंबर का कार्बन है इसलिए यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट का है ना जुड़ा होगा। यहाँ पे H यहाँ पे बेज एज में ले लेता हूँ यूरासिल। लास्ट में हमने देखा कि डीएनए यानी यूरासिल में 3 बेस कॉमन होते हैं, एक ही डिफरेंट होता है। यूएनए में होता है आरएनए और डीएनए में होता है थायमिन। तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग चेन होगी, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी, दोनों तरफ लॉन्ग चेन होगी। ये सब पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाता है। इससे कहते हैं हम आरएनए। और आरएनए होती है सिंगल हेलिकल। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। और आरएनए ऐसे सिंगल हेलिकल फॉर्म में भी लिखते हैं। सिंगल हेलिकल। वैसे हम डीएनए में देखेंगे इसमें ऐसे ही 2 चेन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिंगल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डबल हेलिकल। तो ये था न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, वो भी कौन सा? आरएनए का। बाद में देखते हैं हम डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए में ऐसे पैरेलल 2 लाइंस होती है, आरएनए में सिर्फ एक ही साइड होती है। देखते हैं डीएनए में। आरएनए में होती है रिबोज शुगर और डीएनए में होती है डीऑक्सी रिबोज शुगर। तो लिखिए आगे डीएनए। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएनए। तो चलो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। यहाँ ऐसे एक जुड़ी होगी लाइन CH2, यहाँ पे H यहाँ पे ऑक्सीजन 3rd नंबर के कार्बन पे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ देखें 2 नंबर पे कोई भी यहाँ पे OH नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? H। क्योंकि यहाँ पे कौन सी शुगर यूज हो रही है? डीऑक्सी। यहाँ पे H, यहाँ फिर से एक जुड़ी होगी। यहाँ पे 3rd नंबर के कार्बन के साथ जुड़ी तो यहाँ पे 5 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ेगी। यहाँ पे H आएगा 2nd पोजीशन में क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी रिबोज है, इसलिए यहाँ पे फिर से ऐसी लिंकेज होगी क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। देखिए यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ एडेनिन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्वानिन। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी एक होगी। तो चलो वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बेस होगा, ये 5 नंबर का कार्बन है इसलिए यहाँ पे भी एक चेन होगी H। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। एक 5 के साथ जुड़ी तो एक 3 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ी होगी जो कि यहाँ पे
और सेकंड पोजीशन पे दोनों H हो गए क्योंकि डीऑक्सी यूज हो रही है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे एक, अब यहाँ पे एक 5 नंबर के साथ जुड़ी होगी CH2H, यहाँ पर होगा एक बेस H, यहाँ पे H ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉलीमेरिक फॉर्म होगी। तो देखिए ATGC की पेड़ होती है, यानी कि A के सामने T आएगा और G के सामने C आएगा। याद रखिएगा A और T में 2 H बॉन्डिंग होती है और GC में 3 H बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो DNA का। जैसे ही RNA सिंगल हेलिकल था वैसे ही DNA डबल हेलिकल में फॉर्म होता है। तो चलो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। DNA ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब देखते चलो, ये P यानी कि बीच में जो लिंकेज होती है उसकी बात करते हैं। उसके बाद होती है शुगर यानी कि न्यूक्लियोटाइड। इसमें A तो सामने T ही आएगा, लेकिन यहाँ पे G लिखोगे तो यहाँ पे C आएगा। ATGC की पेयर होती है, याद रखिएगा। A और T के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पे A लिखा तो सामने कंपलसरी T ही लिखना है, और अगर यहाँ पे आपने G लिखा तो यहाँ पे कंपलसरी T ही लिखना है। लेकिन ATGC रेंडमली होता है। यहाँ पे बाद में फॉस्फोरस, फिर से आएगा शुगर फॉर एग्जांपल G, तो यहाँ पे आएगा C। फिर से शुगर, यहाँ पे शुगर इसके साथ जुड़ा होते हैं। यहाँ पे रेंडमली कोई भी ले लेते हैं C, फॉस्फोरस, यहाँ पे शुगर, तो इसके साथ A और यहाँ पे T, इसके साथ होता है फॉस्फोरस, इसके साथ शुगर, फॉस्फोरस, यहाँ पे शुगर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ G, यहाँ पे C, फॉस्फोरस, शुगर, बाद में फिर से शुगर आएगी, यहाँ पे G और यहाँ पे C। आप रेंडमली यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। एक के बाद G आएगा, फिर से G रेंडमली ले सकते हैं आप। यहाँ पे A तो सामने आएगा, सॉरी ये फॉस्फेट लिंकेज है, यहाँ पे शुगर आएगी, शुगर के साथ बेस होता है। यहाँ पे A तो सामने आएगा T, फिर से फॉस्फोरस, फिर से शुगर लिंकेज, यहाँ पे शुगर लिंकेज इसके साथ A और यहाँ पे T, फिर से यहाँ पे फॉस्फोरस लिंकेज, यहाँ पे आगे, यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे आगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इतनी बात याद रखना, यहाँ पे G लिखा तो सामने C लिखना है, यहाँ पे A लिखा तो सामने T लिखना है। इन दोनों के बीच AT में 2 बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे 3 बॉन्डिंग होते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 2, फिर से 2। लेकिन आप देखेंगे अगर इतनी में बात करूँ तब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 स्पेसिस है। याद रखिए एक स्पेसिस की लेंथ होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप टोटल गिनेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3.4 इंटू 10 यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हो यहाँ की यहाँ तक की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और बीच में जो ATGC दोनों के जो गैप होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। कितने? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये थे हमारा DNA का स्ट्रक्चर। हमने ये कहा कि AT में 2 बॉन्ड होते हैं, GC में 3 बॉन्ड होते हैं। चलो देखते हैं कौन से। पहले तो एडेनिन और ये कौन सा है? थाइमिन। तो पहले उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको।
स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। अगर याद नहीं है आपको, पहले थायमिन के बारे में देखते हैं। इसमें कौन सा बेस होता है? पिरिमिडिन। तो लिख लो पहले पिरिमिडिन बेस। बाद में हमने क्या किया था? ये पिरिमिडिन बेस था। अगर हमें यूरासिल का स्ट्रक्चर चाहिए था, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ऐसे लिख देते थे हम। इसका दूसरा फॉर्म कौन सा है? कीटो फॉर्म। NH, यहाँ पे होगा कार्बोनाइल, यहाँ पे NH, यहाँ पे होगा कार्बोनाइल, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड यूरासिल का। अगर हमें थायमिन का स्ट्रक्चर चाहिए तो हम क्या करते थे? सिर्फ यहाँ पे एक मिथाइल ऐड कर देते थे तो बन जाता थायमिन का स्ट्रक्चर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थायमिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक मिथाइल ऐड कर दो तो ये हो गया थायमिन का स्ट्रक्चर। ये हो गया यूरासिल, थायमिन। अब देखते हैं हम साइटोसिन का स्ट्रक्चर। तो कैसा होता था? देखिए, पहले आप पिरिमिडिन लिख लो, ये हो गया आपका पिरिमिडिन। बाद में क्या था? इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लगाना था? NH2, यानी कि मतलब एक कीटो फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये हो गया UTC, यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन हमें कौन सा देखना है यहाँ पे? एडेनिन एंड थायमिन। तो चलो वो देखते हैं। देखो, ये है स्ट्रक्चर हमारा थायमिन का। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? इस तरफ है ना, इसकी मिरर में दे देते, यानी कि इसको घुमा के इस तरफ लिख देते हैं हम। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा ऐसे। देखिए, इसको हम घुमाएंगे तो एक कार्बन तो सेम ही रहेगी दोनों जगह। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, यहाँ पे NH, यानी कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा और राइट साइड है वो लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ पे आएगा कार्बोनाइल, यहाँ पे होगा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। सिर्फ घुमा के लिखा है। इसके बाद देखते हैं हम सामने एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे NH, ये पिरिमिडिन बेस है और ये प्यूरिन बेस है। क्या था? यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे था NH2। मैं से ऐसे लिख देता हूँ NH2 को। देखिए, अब अगर एडेनिन की बात करें तो यहाँ पे होगी एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या है? इसके पास हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगी। तो क्या होगा? जिसके पास लोन पेयर है उसकी लोन पेयर और इसका H, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये बन गया हमारा एक बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन का H और ऑक्सीजन की लोन पेयर, ये बन गया हमारा दूसरा बॉन्ड। तो ये था हमारा थायमिन और ये था एडेनिन। तो इन दोनों के बीच दो बॉन्ड होते हैं। तो ये रहे वो दोनों बॉन्ड। लेकिन एग्जाम में पहले ऐसा पूछा जाता था कि एडेनिन और थायमिन के बीच कितने बॉन्ड होते थे? तो हम कहते थे 2 बॉन्ड। अब कुछ एक्सटेंड हो गया है, अब ऐसा पूछते हैं। एडेनिन के बारे में बात करें तो हम पहले नंबरिंग दे देते हैं, बाद में हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऐसा पूछते हैं कि ATGC में 2 बॉन्ड होते हैं, तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं कि यहाँ पे जो N1 नाइट्रोजन है वो H एक्सेप्टर है और C6Na2OH डोनर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज ऐसा भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जो N1 है वो H डोनर है, यहाँ पे C6Na2 है वो H एक्सेप्टर है। देखिए, जिसके पास लोन पेयर होगी वो H एक्सेप्टर होगा और जिसके पास H होगा वो H डोनर होगा। तो हमें पता है कि एडेनिन के बारे में बात करें तो N1 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो H एक्सेप्टर है। इसे उल्टा देखें, दूसरा H बॉन्डिंग कहाँ पे हो रहा है? तो क्या एडेनिन के C6 कार्बन पे, वहां पे क्या है? नाइट्रोजन, यानी कि NH2 है। तो इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के पास H है, तो H होता है वो H डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ C6Na2, ऐसे लिखते हैं हम।
ताकि पता चले 6 नंबर के कार्बन पे जो Na2 है वो H डोनर है। ये तो बात की हमने एडेनिन की, वैसे हम थायमिन के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे N1 इसके पास एक H है तो वो क्या करेगा, H डोनर। तो यहाँ पे थाइन में N1 है वो H डोनर है, और यहाँ पे जो C6 पे क्या है, कार्बोनाइल, उसके पास तो लोन पे होगी, यानी कि वो H एक्सेप्टर होगा। तो ये बात की हमने AT के बारे में, वैसे ही बात करते हैं हम GC के बारे में। देखिए पहले मैं इस तरफ लिख देता हूँ आपको ग्वानिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे NH2 सॉरी यहाँ पे होगा NH2, यहाँ पे होगा OH। स्ट्रक्चर हो गया ग्वानिन का, लेकिन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कीटो फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ग्वानिन का। इसके सामने हम लिखते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर। हमने साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखा, कैसा था साइटोसिन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले सिंपल ही था, यहाँ पे क्या लगाते थे हम, OH और यहाँ पे NH2। तो हमें करना क्या था, इसको फ्लिप करके लिखना था ना, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए इसका मैं कीटो फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वो राइट साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनाइल, और यहाँ पे NH, यहाँ पे NH2, वैसे लिख देता हूँ। तो बाकी के बॉन्ड वैसे लिख देते हैं हम। चलो ये हो गया। डायरेक्ट नो आए तो क्या करना, हमें इसको फ्लिप करके लिख देना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा साइटोसिन का, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ग्वानिन का। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे H बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे Na2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पे होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे NH और यहाँ पे है लोन पेयर। तो क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर है वो H के साथ अट्रैक्ट होगा, यानी कि ऐसे बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पे लोन पेयर वो सामने वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी। वैसे यहाँ पे H है और यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे 1 2 और 3 बॉन्ड बने, इसलिए हम लगते हैं GC के बीच 3 बॉन्ड होते हैं और AT में 2 बॉन्ड होते हैं। तो चलो लिखते हैं। इसकी बात करें हम पिरिमिडिन बेस के बारे में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें पूछे कौन H डोनर है और कौन H एक्सेप्टर। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। N1 यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, तो चलो लिख लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पिरिमिडिन बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो N1 है उसके पास क्या है, लोन पेयर, यानी कि वो क्या करता होगा, किसी के पास से H लेता होगा, यानी कि H क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। इसके बाद करें यहाँ पे जो कार्बोनाइल है C2 कार्बोनाइल, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होगी, यानी कि वो भी H एक्सेप्टर है। और यहाँ पे जो C6NH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि वो H क्या करेगा, H डोनेट करेगा, यानी कि H डोनर है। ये बात की हमने पिरिमिडिन बेस के बारे में। अब बात करते हैं हम पिरिन बेस के बारे में। यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो N1 है, N1 क्या है, H डोनर, जिसके पास H होगा वो H डोनर, जिसके पास लोन पेयर होगी वो H एक्सेप्टर। इतना याद रखना। यहाँ पे जो
2 नंबर पे NH2 है, वो क्या करता है, H डोनर है। अब इसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे C6 कार्बोनाइल पे, C6 कार्बोनाइल, तो उसके पास लोन पे है, यानी कि वो H एक्सेप्टर है। तब क्वेश्चन ऐसे पूछी जाती है, पूछेगा pyridine बेस में N1 है, वो क्या है, H डोनर है या H एक्सेप्टर, तो ऐसे अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो कुछ देखते हैं क्वेश्चन। इससे पहले हम देख लेते हैं नेट की एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं pyridine बेस एंड pyrimidine बेस में कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाद में हम देखेंगे उसके नेट के क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine बेस एंड pyrimidine बेस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine एंड pyrimidine बेस हम किसी एक में ही देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहले pyridine बेस, दोनों का एक ही एग्जांपल लेंगे। पहले pyridine बेस में देख लेते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले ले लेते हैं हम pyridine, बाद में देखेंगे pyrimidine। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सिंपल pyridine बेस का, यहाँ पे NH2 लगा दे हम, तो ये हो गया एडेनिन। तो इसमें हम देखेंगे 6 मेंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या 5 मेंबरिंग में। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड एंड, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड एंड है, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रोनेसिटी नाइट्रोजन भी खींच लेगा होगा, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रोनेसिटी कौन खींच लेगा होगा, नाइट्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की लोन पे है वो रिंग में ही आ रही है, तो क्या होगा, इसकी लोन पे आएगी और ये लोन पे यहाँ पे आएगी, पाई इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, इस नाइट्रोजन पे। तो देखते हैं कौन सा नंबर का नाइट्रोजन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, इसका मतलब ये हुआ कि pyridine बेस में 7 नंबर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH, यहाँ पे सिंपल में इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मिथाइल आयोडाइड, इसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, एक तरफ Cl और एक तरफ है आयोडीन, दूसरी तरफ मैं सिर्फ क्लोरीन और आयोडीन लगा दे रहा हूँ, बीच में से कार्बोनाइल निकाल दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं पहला इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें पता है कौन सा कहाँ पे लगेगा, pyridine बेस में N7, यानी कि 7 नंबर के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन आप देखेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी तो बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड, वहाँ पे क्या होगा, लोन पे यहाँ पे अटैक करेगा और इसको लीव कर देगा, तो बनेगा कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ गया मिथाइल और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे रिमूव क्या होगा, आयोडीन माइनस, वो इसकी आयोनिक पेयर में होगा, यहाँ पे I माइनस। वैसे ही बात करें यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बोनाइल लिविंग ग्रुप, कार्बोनाइल लिविंग ग्रुप है,
तो कौन से कार्बोनाइल पे अटैक करेगा और कौन सा हेलोजन रिमूव होगा, उसके लिए हमें देखना होगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। तो पहले देखते हैं, चलो आपको तो पता है सिंपल, ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, ये बॉन्ड भी इस तरफ आएगा, दोनों जगह सेमी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा हेलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेगी। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बोनाइल पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हम देखेंगे आयोडीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। आपको तो पता है आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ इसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस कारण पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगी और Cl को रिमूव कर देगा, और प्रोडक्ट में आयोडीन यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो इसकी प्रोडक्ट बनेगी कुछ ऐसी, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH, इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बोनाइल, बीच में एक कार्बन, यहाँ पे कार्बोनाइल है और यहाँ पे आयोडीन। देखिए इस पर आएगा अब पॉजिटिव चार्ज और आयोनिक पेयर में होगा यहाँ पे Cl माइनस। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप एज आयोडीन एंड क्लोरीन है, तब यहाँ पे जो कार्बोनाइल के साथ था यहाँ पे वैसे ही हेलोजन दिया हुआ है। तो देखिए करना क्या है, इसको अटैक करना और लिविंग ग्रुप को लीव करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, आयोडीन या क्लोरीन। तो हमें तो पता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा कम होगा। जिस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा वो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात आती है तो हम देखेंगे साइज। तो हम क्लोरीन और आयोडीन के बारे में बात करें, चलो हेलोजन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमें पता है कि इसकी साइज ज़्यादा है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी याद रखना, पहले लिव कौन होगा, आयोडीन, बाद में ब्रोमीन, क्लोरीन, लास्ट में फ्लोरीन। तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ की जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है अब वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगी, कहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पे, और प्रोडक्ट में Cl मेंटेन रहेगा। इससे टोटली रिवर्स। यहाँ पे क्या देखना था हमें, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल, और यहाँ पे हमें देखना था लिविंग ग्रुप एबिलिटी। याद रखना ये दोनों IMP है। तो यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन को लीव कर देगा। तो इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होगा Cl, और यहाँ पे आयोनिक पेयर में होगा I माइनस। तो याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा N7 पोजीशन पे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पीरिन बेस में हमें मेटल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो किस नाइट्रोजन पे अटैच होगा, तो वो भी याद रखना N7 पोजीशन पे हो गए। याद रखना कोई भी M+ मेटल होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज दूर करने की ट्राई करेगी, तो उसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे दे देता है, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स भी N7 पोजीशन पे ही बनता है। आगे देखते हैं हम पिरिमिडीन के बारे में, ये था पिरिन बेस के बारे में। ये दोनों खास याद रखना, ये दोनों IMP हैं। अगर कार्बोनाइल के साथ कोई भी हेलोजन है तो हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसे हम रिमूव करेंगे। लेकिन सब्सट्रैक्ट में ऐसा दिया हो गया है कि सिर्फ हेलोजन है तो हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। सिर्फ हेलोजन है तो बॉन्ड लेंथ, कार्बोनाइल के साथ हेलोजन है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रो। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस उसमें ले लेते हैं हम यूरासिल।
यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे एक OH था और एक OH यहाँ पे था, ये स्ट्रक्चर था यूरासिल का। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा। सिंपल में जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख दे रहा हूँ कोई भी, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है वो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा, ये भी यहाँ पे खींच लेगा, तो बाकी बची एक ही पोजीशन वो ये वाली। यहाँ पे तो लग ही नहीं सकता, क्यों, यहाँ पे दो नाइट्रोजन की माइनस आई इफेक्ट लगती है और यहाँ से जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच ले तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन बची हुई है, वो कौन सी है, तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो याद रखना पिरिमिडिन बेस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगता है, C5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर एग्जाम में ऐसा फॉर्म दिया हुआ कीटो वाला, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बोनाइल H, यहाँ पे फिर भी इलेक्ट्रोफाइल दिया हो तो फिर भी हम कहाँ पे जोड़ेंगे, C5 पोजीशन, क्योंकि हमें पता है कीटोइनॉल टोटोमराइज होता ही है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे हम 5th पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बोनाइल H, कार्बोनाइल H। चलो कोई भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, नाइट्रेशन कैसे होता है, HNO3 प्लस H2SO4, क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, वो भी 5th नंबर की पोजीशन पे। तो इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस में। प्यूरिन बेस की बात करें तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इन 7 नंबर की पोजीशन पे, और पिरिमिडिन की बात करें तो हम लगाएंगे C5 नंबर की पोजीशन पे। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके नेट और गेट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अस्तु।